नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के लेक्चर पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशंस के रिलेटेड भी मैंने बताया। और ये लेक्चर उन सारे लोगों के लिए हेल्प करेगा जो क्लास 12 जेई मेन एडवांस और गेट एग्जाम के का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीएससी फिजिक्स पढ़ने वाले भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर होता है। ए डिस्टेंस z अबव द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल चार्जेस q, ए डिस्टेंस d अपार्ट। इसका मतलब यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में ही इस प्रॉब्लम का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दैट मीन्स कि आपके पास टू इक्वल चार्जेस है, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू दोनों चार्ज चूज किया है। ये चार्जेस आपके डिस्टेंस d अपार्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, और ये चार्जेस आपके एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। इन दोनों चार्ज के बीच में जो मिड पॉइंट है, वो उस मिड पॉइंट से डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस z, ये डिस्टेंस जो हो गया, ये डिस्टेंस हो गया z, और ये एक्सिस हमारा z एक्सिस है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस z, इसके ऊपर एट ए डिस्टेंस z देयर इज अ पॉइंट p, और उस पॉइंट p पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इंडिविजुअल चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और लेटर ऑन हम क्या करेंगे, वो दोनों चार्जेस के लिए इंडिविजुअल हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे इन ए वेक्टर वे। ठीक है, इन ए वेक्टर मैनर, वेक्टरली हम ऐड करेंगे। तो वेक्टरली ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो चार्ज है, इसके पोजीशन का मैं नाम दे देता हूँ। सपोज दिस चार्ज इज लोकेटेड एट पोजीशन 1 और दिस चार्ज इज लोकेटेड एट पोजीशन 2, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, दैट इज माई r1 प्राइम, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर मेरा होगा r2 प्राइम। और ये जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने चूज किया, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने चूज किया r प्राइम। ठीक है, नाउ सिंगल सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कॉलम्स लॉ। तो कॉलम्स लॉ से हमें क्या मिलता है? अगर आपको जैसे पता है कि सपोज ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ से आपने सोर्स चार्ज का आपको पोजीशन वेक्टर पता है, और साथ ही साथ आपको टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर पता है। ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया, और ये हमारा सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच में जो वेक्टर है। ठीक है, और देन हम कॉलम्स लॉ से कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज q इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इस सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया, सिंपली हमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है। अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हो गया, ये टर्म हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और इन द अदर वे हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सपोज हमारा टेस्ट चार्ज ही 1 कॉलम है। अगर टेस्ट चार्ज 1 कॉलम है प्लस 1 कॉलम, देन इन दैट केस जो भी फोर्स आप 1 कॉलम पर कैलकुलेट करेंगे, वही फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा ड्यू टू सोर्स चार्ज स्मॉल q। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंगल सोर्स चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंगल सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस सोर्स चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ये सोर्स चार्ज मेरा पोजीशन 1 पे लोकेटेड है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p क्या होगा? हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 विल बी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर। ठीक है, अब r1 क्या है? r1 है इन दोनों के बीच में जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारा ये ओरिजिन से जो यहाँ पे जा रहा है p की तरह, ये हमारा r वेक्टर हो गया, और ये पोजीशन 1 से जो p में मैंने ज्वाइन किया, ये हमारा r1 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस केस में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1। ठीक है, एक्चुअली ये एरो मुझे यहाँ नहीं देना था, ये एक्चुअली इधर देना था, लेकिन
आपको लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने बीच में दे रखा है, ठीक है। तो r1² और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे r1 यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विच इज लोकेटेड एट पोजीशन 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्यू टू E2 कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा Q बाई 4πε0 r2² और यहाँ पे हो जाएगा r2 यूनिट वेक्टर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गए ड्यू टू चार्ज लोकेटेड एट पोजीशन 1 ड्यू टू चार्ज लोकेटेड एट पोजीशन 2। अब हमें क्या करना है, सिंस यहाँ पे मल्टीपल सोर्स चार्ज का प्रॉब्लम है, अब इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट तो कर लिया, इंडिविजुअली सोर्स चार्जेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपल E इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, ये हो गया। बस अब इसे ही हमें इवैल्यूएट करना है, जैसे यहाँ पे R1 R2 हमें इवैल्यूएट करना है फ्रॉम द गिवन इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। तो यहाँ पे गिवन पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस D और यहाँ पे हो गया Z और द चार्जेस Q। तो इन पैरामीटर्स के रिलेटेड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए E1 में हमें क्या क्या जरूरत है, Q बाई 4πε0, ये तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें R1 वेक्टर का कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे हमें R2 वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। तो हम 1 बाई 1 करते हैं, चलिए। तो यहाँ से देखिए एक पार्ट का हम डिस्कस करते हैं। सपोज यही हो गया हमारा पोजीशन 1 और ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर से R1 प्राइम और ये हमारा हो गया पॉइंट P के लिए R वेक्टर, ठीक है। और जब भी हम ये ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो गया R वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल एडिशन यूज़ करेंगे, ट्राइंगल एडिशन यूज़ करेंगे तो हमें R1 वेक्टर हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस R1 प्राइम वेक्टर, ठीक है। R1 प्राइम जनरली मैं यूज़ करूँगा फॉर सोर्स चार्जेस, सोर्स चार्जेस के पोजीशन वेक्टर मैं प्राइम कोऑर्डिनेट से यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो R1 इक्वल टू R माइनस R1 प्राइम हो गया। अब पोजीशन वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हमें पता है, ठीक है, ये हमारा R1 हो गया। सिमिलरली अगर आप R2 के लिए देखेंगे तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा R2 प्राइम, ये हो गया हमारा R वेक्टर जो कि पॉइंट P है और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे जो वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा दैट इज R2। तो आप देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल एडिशन हम लिख सकते हैं कि R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R2 प्राइम वेक्टर। सो R2 विल बी R माइनस R2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R माइनस R2 प्राइम, ओके। अब इन दोनों वेक्टर का हमें कैलकुलेट करना है। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो गया। अब इस R1 वेक्टर में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P और पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज विच इज लोकेटेड एट पोजीशन 1। इस R2 वेक्टर में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस और यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज विच इज लोकेटेड एट पॉइंट 2। तो पोजीशन वेक्टर हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर सिंस पोजीशन वेक्टर कोई भी इन स्पेस कोऑर्डिनेट, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो कोई भी कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो उस पॉइंट का कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं और अगर उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता हो, सपोज x y z, तो हम पोजीशन वेक्टर सिंपली लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, ओके। तो ऐसे हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिंबल यूज नहीं करता, यहाँ पे मैं कैपिटल R यूज करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस केस में हमारा R क्या होगा, ये R हो गया हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से सिंस P लाई ऑन द z एक्सिस, ठीक है, P एक पॉइंट जो z एक्सिस पर लाई कर रहा है जहाँ पे हमारा +1 कॉलम चार्ज वहाँ पे प्लेस किया है पॉइंट चार्ज। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट विल बी 0, 0, z। तो यहाँ पे अगर आप बिठाएंगे सिंस x 0 y 0 एंड z, सो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा z इंटू k, ओके। सिमिलरली R1 प्राइम क्या होगा, R1 प्राइम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंस इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है d और ये जो पॉइंट O है इट इज द मिड पॉइंट। सो ये जो डिस्टेंस है आप जैसा देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों, ये डिस्टेंस हो गया d/2।
ईच चार्ज इज d/2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो सिंस ये एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है और इन दिस डायरेक्शन देयर इज ए पॉजिटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, पोजीशन वन का कोऑर्डिनेट बन जाएगा -d/2, 0, 0, क्योंकि ये देखिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये चार्ज आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और सिंस ये ओरिजिन से d/2 डिस्टेंस दूर में है, लेकिन इट इज इन द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो हम इसका कोऑर्डिनेट -d/2, 0, 0 लिखेंगे। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, d/2, 0, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में r1 क्या होगा, देखिए x है, y एंड z 0 है, हम लिखेंगे r1 विल बी -d/2 i कैप। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, r1 प्राइम, सॉरी r2 प्राइम हम क्या लिखेंगे, d/2 i कैप। ठीक है, अब ये तीन चीज हमें मिल गया। अब इनसे हम क्या क्या जनरेट करेंगे, इनसे हम क्रिएट करेंगे जैसे r1, तो r1 क्या था हमारा, r -r1 प्राइम, माई r विल बी z के कैप माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा माइनस है, तो -d/2 मैं पहले लिख लेता हूँ i कैप, एंड दैट विल बी z के कैप प्लस d/2 i कैप। ठीक है, और इसको और सुंदर करके अगर लिखूँ तो i d/2 i कैप प्लस z के कैप, ये हमारा हो गया r1। सिमिलरली हमें चाहिए r2, तो r2 हम क्या लिखेंगे, r2 विल बी r -r2 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, z के कैप माइनस d/2 i कैप, और इसको अगर ऐसे लिखें i कैप प्लस z के कैप, तो ये हमारा बन गया r2। अब हमें क्या क्या चाहिए, अब देखिए ये प्लीज आप नोट कर लेना, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमें मिल गया r1 एंड r2 हमें मिल गया। अब हमें चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लें तो वहाँ पे हमने क्या देखा, q/4πε0 r1 स्क्वायर एंड देयर इज r1 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर इज एनी वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को ही हमने r1 स्क्वायर के हिसाब से हमने लिखा। ठीक है यार, r1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पे, तो हम यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर विल बी r1 वेक्टर, r1 वेक्टर का हमें पता है, r1 वेक्टर विल बी d/2 i कैप प्लस z के कैप। ठीक है, ये हमारा r1 वेक्टर हो गया। साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यही हमारा r1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा d/2 होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हाफ। ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे देखिए ठीक, अब यही यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा q/4πε0। ठीक है, और r यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं, जैसा भी हमने देखा, हमने लिखा यहाँ पे कि इसको हम लिखेंगे d/2 i कैप प्लस z के कैप बाई d/4 प्लस z स्क्वायर 3/2। ये 3/2 क्यों आया, ये 3/2 देखिए यहाँ पे तो हाफ है, दिस इज एक्चुअली r1, और यहाँ पे देखिए r1 स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, r1 क्यूब, और r1 के अंदर ही ये स्क्वायर रूट आ रहा है, तो सिंस देयर इज r1 क्यूब, सो दैट्स वाई 3/2 अपीयर्स। तो सिमिलरली हम E2 के लिए लिखेंगे, E2 विल बी q/4πε0, हमें मिलेगा r2 यूनिट वेक्टर, ठीक है, बाई r2 स्क्वायर। ठीक, तो r2 यूनिट वेक्टर भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर बाई R2 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ कि R2 ऐसे लिखूं तो ये वेक्टर है, विदाउट दिस सिंबल लिखूं तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर। अब R2 क्या है? R2 वेक्टर इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माई R2 वेक्टर इज माइनस D बाई 2 आई कैप प्लस Z के कैप, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा D स्क्वायर बाई 4 प्लस Z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। U1 प्लस U2, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट। हम अगर यहाँ पे लिखे सो इट विल बी D बाई 2 आई कैप प्लस Z के कैप E1 के लिए बाई D बाई 2 D स्क्वायर बाई 4 प्लस Z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया माइनस D बाई 2 आई कैप प्लस Z के कैप बाई D स्क्वायर बाई 4 प्लस Z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ से आप देख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, और नीचे का डिनोमिनेटर भी सेम है, आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले लें तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? अल्टीमेटली यहाँ से आप देखिए, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई हम लिख सकते हैं D स्क्वायर बाई 4 प्लस Z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर में आप देखिए D बाई 2 और माइनस D बाई 2 अगर आप ऐड करेंगे इट विल गेट कैंसल, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा हमें? 2Z के कैप। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में देखिए पॉजिटिव साइन है, कॉमन ले लीजिए। साथ में डिनोमिनेटर भी देखिए सेम है, आप कॉमन ले लीजिए। और ऊपर का न्यूमरेटर अगर आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं आई कैप आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे D बाई 2 है, यहाँ पे माइनस D बाई 2 है, सो आई कैप गेट कैंसिल, और यहाँ पे Z के कैप और Z के कैप ये दोनों ऐड होके आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2Z के कैप। ठीक है, सो दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अब देखिए, बिकॉज एनी वेक्टर, अगर ए कोई वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ में यूनिट वेक्टर अलोंग द ए डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पार्ट आपका मैग्नीट्यूड में आएगा, सिंस यहाँ पे Q आपने पॉजिटिव पकड़ा है। अगर Q नेगेटिव है तो माइनस वाला पार्ट जो भी यहाँ पे आप Q का वैल्यू जो माइनस पुट करेंगे वो इट विल गो अलोंग विद वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट आएगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और डायरेक्शन आपका डिनोट हो रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया। आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो ये कैलकुलेशन किया ये आपने ठीक किया कि नहीं। तो इसको देखिए, सपोज कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपका Q हो गया और यहाँ पे आपका ओरिजिन पे आपका एक पॉइंट है P। नाउ इफ सपोज P आपने बहुत दूर, आपने ये जो P पॉइंट है इफ इट इज वेरी वेरी लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, सपोज ये आपका बहुत दूर चला गया। ठीक है, सो उस केस में ये P पॉइंट ऑब्जर्व करेगा कि दिस टू चार्जेस आर वेरी क्लोज एंड they can be treated as a point charge। उस चार्ज पॉइंट चार्ज का वैल्यू होगा 2Q। तो उस केस में हम कॉलम्स लॉ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज ये डिस्टेंस Z है एंड इफ Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, इन दोनों के बीच में जो D डिस्टेंस है Z अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उस केस में
इसका फॉर्मूला क्या आएगा? उस केस में हम फ्रॉम कॉलम्स लो क्या निकाल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इतना दूर चला गया कि ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको लगेगा ये दोनों चार्ज बहुत ही क्लोज है, क्योंकि बहुत ही क्लोज है। तो इस केस में इस सपोज इन दोनों चार्ज को हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और उसका चार्ज कितना होगा 2q। तो फ्रॉम कॉलम्स हम क्या लिख सकते हैं 2q बाई 4πε0 दैट विल बी z स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग k कैप यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे भी देखिए इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो आप ऑब्वियसली ये पार्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पार्ट आप नेग्लेक्ट कर दिए सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू q बाई 4πε0, आपको मिलेगा 2z k कैप, और यहाँ से क्या मिलेगा z स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 दैट विल बी z क्यूब, और यहाँ से आप z कैंसिल करिए तो यू विल गेट स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, इट इज सेम this formula is same actually this formula is same as this formula, so that means your answer is correct। क्योंकि जब भी आप कोई पॉइंट सोर्स चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है और उससे आप बहुत डिस्टेंस दूर में चले जाते हैं, तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज को आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप उस कॉन्फ़िगरेशन चार्ज को एक पॉइंट चार्ज ऑब्जर्व करते हैं, वेयर उस पॉइंट चार्ज का जो टोटल जो वैल्यू है दैट विल बी इस केस में 2q, क्योंकि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का भी एक एज ए पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं। अब उस पॉइंट में टोटल कितना चार्ज है, जितने भी चार्जेस एक्चुअली थे पहले उन सब चार्जेस का वैल्यू जो भी होगा उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डायरेक्शन देखिए, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया Q, और ये हमारा हो गया था पॉइंट P। तो देखिए डायरेक्शन तो हमें मिल गया, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग z एक्सिस, और ये हमें कैलकुलेशन हो गया। तो इसको हम देखिए इन शॉर्ट भी हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, अगर हम रफली अगर आइडिया करें कि वाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z। तो इस केस में देखिए फ्रॉम कॉलम्स लॉ में पता है कि जब भी कोई चार्ज सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करता है तो फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन, फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज क्या एज्यूम किया था मैंने पॉजिटिव +1 कॉलम, और ये दो चार्जेस भी मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया, तो पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, इस केस में डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली दिस चार्ज, ये भी चार्ज इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है ये भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अब सिंस ये दोनों चार्ज इक्वल है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज 1 कॉलम है, सो ये दोनों फोर्स ही इक्वल है। इस दोनों फोर्स को अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा इस फोर्स का सपोज दैट इज E1, तो इसको ब्रेक किया इस डायरेक्शन में, और एक और मिल गया हमें इस डायरेक्शन में। इस चार्ज को भी अगर मैं इस फोर्स को भी अगर मैं ब्रेक करूं इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड वन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो दो फोर्स E1 और यहाँ पे E2, इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज गेटिंग कैंसल्ड बिकॉज दे आर एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट, बिकॉज चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस केस में हमने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स गेट कैंसल्ड, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग z एक्सिस, जो कि हमने वेक्टर के कैलकुलेशन से हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप देखिए। ठीक है, अगर आपको एक बार देख के समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने वेक्टर्स का यूज़ करके हमने कैलकुलेशन किया है, और साथ ही साथ हमने कॉलम्स और सुपरपोजिशन का भी यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप शेयर करना ना भूलिए, कमेंट और सब्सक्राइब भी आप करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।